एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे घटना सार के जो आपके आगे का करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग घटना सार का जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस करते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग जाकर के वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। जैसे ही ये जो पूरी बुक है कंप्लीट होगी 4-5 दिनों में, वैसे ही ये सारी पीडीएफ को मर्ज करके एक पूरी पीडीएफ बना दी जाएगी इस बुक की, जो आप लोगों को वहाँ आसानी से मिल जाएगी। तो 4-5 दिन का वेट करिए, तब तक आप लोग यहाँ से अपनी प्रैक्टिस करिए। जैसे ही बुक कंप्लीट होती है वैसे ही आप लोगों को इस पूरी बुक का जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे जो करंट अफेयर है वो ये है कि पुर्तगाल के सांसद जिन्हें नवंबर 2020 में अंतर संसदीय संघ का नया अध्यक्ष चुना गया, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है दुआरते पचेको। ये इनका नाम है दुआरते पचेको। इनको पुर्तगाल के ये संसद है, इन्हें नवंबर 2020 में अंतर संसदीय संघ का नया अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है 5 अक्टूबर 2020 को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस 2020 का केंद्रीय विषय था। तो इस वर्ष का जो विषय था वो था टीचर लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। ये इस वर्ष का केंद्रीय विषय था। नेक्स्ट देखते हैं 4 से 10 अक्टूबर 2020 तक मनाए गए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का इस वर्ष का विषय बताना है क्या था। तो इस वर्ष का विषय था सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। ये इस वर्ष का विषय था, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट है रूस ने आर्कटिक में 27 नवंबर 2020 को अपनी किस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात हो रही है कि रूस ने आर्कटिक में 27 नवंबर 2020 को अपनी किस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इसका नाम बताना है आप लोगों को। तो इसका नाम है टीसरकॉन, TSIRKON। ये इसका नाम है टीसरकॉन और ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं भारत द्वारा विकसित 70वें बंदरगाह जिसे 2021 के QI में चालू किया गया किस देश में स्थित है। तो ये स्थित है म्यांमार में। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक समुद्र के बढ़ते स्तर की निगरानी के लिए नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने नवंबर 2020 में किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया। तो ये जो उपग्रह है इसका नाम है IC कॉपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच। ये इसका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2023 का एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रस्तावित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 की बात हो रही है एशियान शिखर सम्मेलन, तो ये प्रस्तावित है इंडोनेशिया में, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 नवंबर 2020 को मनाया गया महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का विषय बताना है। तो इस वर्ष का विषय था ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट एंड कलेक्ट। ये इस वर्ष का जो विषय है वो था। नेक्स्ट देखते हैं 31 अक्टूबर 2020 को मनाया गया विश्व सिटीज दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था। तो इस वर्ष का जो केंद्रीय विषय था वो वैल्यूइंग अवर कम्युनिटीज एंड सिटीज था। नेक्स्ट देखते हैं वह एशियाई देश जिसने हाल ही में वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया है 2050 तक। ये देश कौन सा है। तो ये जो देश है वो जापान है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं वह 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिनके द्वारा अक्टूबर 2020 में कोविड-19 ग्लोबल जेंडर रिस्पांस ट्रैकर लॉन्च किया गया। तो ये जो संस्थाएं हैं वो है UNDP और UN विमेन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में कौन सा देश सूखा प्रतिरोधी आनुवांशिक रूप से संशोधित गेहूं के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो विश्व का ये जो पहला देश है वो बना है अर्जेंटीना, जिसने सूखा प्रतिरोधी आनुवांशिक रूप से संशोधित गेहूं के उपयोग को मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखते हैं 28 अक्टूबर 2020 को दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक नेक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने या कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की है। तो ये जो वर्ष है वो वर्ष 2050 है। वर्ष 2050 तक दक्षिण कोरिया ने
नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य करने या कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लक्ष्य की घोषणा की है। ये सन याद रखिए 2050 है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अक्टूबर 2020 में किस देश ने 75 रुपये मूल्य के स्मारक सिक्के को जारी किया? तो ये भारत है। भारत ने 75 रुपये मूल्य के जो स्मारक सिक्के इनको जारी किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 75वीं वर्षगांठ जो थी उसके अवसर पर ये हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी की 191वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2020 को दक्षिण अफ्रीका सरकार ने डरबन स्थित गांधी जी से जुड़े किस स्थल को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा स्थल है जहां जो दक्षिण अफ्रीका में है और इसको वहां का जो राष्ट्रीय धरोहर है वो घोषित किया गया है। तो इसका नाम है फिनिक्स सेटलमेंट। इसका ध्यान रखिए नाम, फिनिक्स सेटलमेंट इसका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस कार्यक्रम के योगदान को मान्यता देते हुए भारत को किस संस्थान के कार्यकारी समूह का उपाध्यक्ष 15 अक्टूबर 2020 को नामित किया गया? तो ये है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, ये इसका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ग्रेट ब्रिटेन की सदस्यता वाला वह संगठन जिसका सदस्य भारत 13 अक्टूबर 2020 को बना। तो ये है 5I, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था, ये 4I थे। अब जब इसमें इंडिया शामिल हो गया तब ये 5I हो गया। देश पहले कौन कौन से थे? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। लेकिन अब इसकी सदस्यता का संगठन करने का जो सदस्य है वो बन गया है भारत। तो अब ये 5I हो गया है। अब पहले ये 4I था। तो 4I में कौन सा देश अभी नया जुड़ा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बता सकते हैं जो अपना भारत है वो जुड़ गया है और अब ये 5I हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 12 दिसंबर 2020 को संपन्न वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी की है संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन ने। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का प्रयोग करने वाला दुनिया का पहला देश 18 अक्टूबर 2020 को कौन बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेस स्कैन करने वाला देश बताना, दुनिया में पहला कौन बना है? तो ये सिंगापुर बन गया है जो फेस स्कैन करने वाला दुनिया का पहला देश है। नेक्स्ट देखते हैं, वह दो देश जिनकी नौसेना के बीच नवंबर 2020 में क्राफ्ट 2020 कॉरपोरेशन अल अफ्लोट रेडिनेस एंड ट्रेनिंग नामक युद्धाभ्यास हुआ है। तो ये हुआ है अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में। याद रखिए नाम है क्राफ्ट। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका में युद्ध अभ्यास होता है, कोप इंडिया होता है, टाइगर ट्रम्प होता है और वज्र प्रहार होता है। ये जो डिफेंस एक्सरसाइज है वो अमेरिका और इंडिया के बीच में होती है। नाम याद रखिए, कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प और युद्ध अभ्यास। तो इस बार जो युद्ध अभ्यास है वो राजस्थान के बीकानेर में हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। जो लोग भी रीड की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस साल का जो आपका युद्ध अभ्यास है वो जो अमेरिका और भारत के बीच में होती है डिफेंस एक्सरसाइज, तो ये जो है वो इस बार राजस्थान के बीकानेर में हुआ है जिसका नाम युद्ध अभ्यास है। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है। तो उसका नाम है संप्रत्यय युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से डिफेंस एक्सरसाइज होती है वो भी हमने आपको बताया है, जिसमें युद्ध अभ्यास जो है वो इस बार राजस्थान के बीकानेर में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट करा देती हूँ। अमेरिका और भारत के बीच में होता है कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। ये आपका इंडिया और अमेरिका के बीच में डिफेंस एक्सरसाइज होती है। अगर बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच में तो इसके बीच में होती है संप्रत्यय एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखते हैं कि 5 नवंबर 2020 को पूरी दुनिया में मनाए गए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? ये इस वर्ष का केंद्रीय विषय था सेंडाई 7 कैंपेन। ये इस वर्ष का केंद्रीय विषय था, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की राजनेता जिन्हें नवंबर 2020 में वहां की सरकार ने पहली भारतीय मूल की मंत्री नियुक्त किया है। तो ये प्रियंका राधाकृष्णन है। ये भारतीय मूल की हैं, ये न्यूजीलैंड की राजनेता हैं। इन्हें नवंबर 2020 में वहां की सरकार ने पहली भारतीय मूल की मंत्री नियुक्त किया है। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियंका राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं, 13 नवंबर 2020 को मनाया गया विश्व दयालुता दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? तो इस वर्ष का केंद्रीय विषय था द वर्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। वो इस वर्ष का थीम जो विषय है वो था, तो इसको ध्यान रखिएगा।
द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 2020 में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो ये चीन ने किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को। नेक्स्ट देखते हैं, 17 नवंबर 2020 को रूस की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय बताना है, क्या था? तो इसका केंद्रीय विषय था ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ। ये इस बहस का जो थीम था, केंद्रीय विषय था, वो था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 2020 में संपन्न 37वें आसियान शिखर सम्मेलन में चीन के नेतृत्व की 15 एशियाई प्रशांत देशों ने अब तक के किस सबसे बड़े मुख्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये व्यापार समझौता क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक समझौता, इस पर हस्ताक्षर किया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और कौन से में? तो 37वें आसियान शिखर सम्मेलन में, जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो चीन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, शिंजो अबे की जगह किसी जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले प्रधानमंत्री जो थे जापान के, वो शिंजो अबे थे। अब जो है वो ओशिहिरो सुगा हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2020 में भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले किस निकाय का सदस्य चुना गया? तो ये निकाय था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन, इसका सदस्य चुना गया है। ये निकाय का नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 18 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व बांस दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो थीम थी बैम्बो नाउ। ये इस वर्ष की थीम थी। कब मनाया गया? तो 18 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट देखते हैं, 27 सितंबर 2020 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? तो इस वर्ष का जो थीम था वो साइन लैंग्वेज ऑफ आर फॉर एवरीवन। ये इस वर्ष का थीम था, साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। ये इस वर्ष 23 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का थीम था, इसको ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट से 21 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस का इस वर्ष का विषय बताना है। तो इस वर्ष का विषय था लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशन। तो ये इस वर्ष का थीम था लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशन। नेक्स्ट देखते हैं, इटली का रोम स्थित वह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सितंबर 2020 में 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट घोषित किया गया है। तो ये एयरपोर्ट है फिमिसिनो एयरपोर्ट। इसको सितंबर 2020 में 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, 15 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया गया? तो लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 सितंबर को वैश्विक स्तर पर इस दिवस को मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 16 सितंबर 2020 को विश्व भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। थीम देख लेते हैं, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ये इस वर्ष की थीम थी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 1971 के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्टैंड अलोन युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा की? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, जो देश है बांग्लादेश, तो 1971 में जो शहीद हुए थे भारतीय, तो उनके सम्मान में स्टैंड अलोन युद्ध जो स्मारक है वो बनाने की घोषणा की है बांग्लादेश सरकार ने, क्योंकि बांग्लादेश को जब मुक्ति मिली थी उसमें भारत का बहुत ज़्यादा योगदान था। तो एक तरीके से उसी को उन्होंने एक थैंक यू बोलने के स्वरूप में, या आप ये कह लो कि उनकी जो स्वतंत्रता है उसमें भारत का इतना योगदान था, तो उस बारे में वो आभार व्यक्त कर रहे हैं इंडिया के लिए। तो इसलिए उन्होंने स्टैंड अलोन युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा की है 1971 में शहीद हुए जो भी भारतीय सैनिक थे उनके सम्मान में। तो ये देश काफ़ी इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश। हमने रीजन ही बता दिया आपको कि बांग्लादेश ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय भारत ने काफ़ी हेल्प की थी उसकी स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, 8 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का इस वर्ष का विषय बताना। देखिए, जितने भी ये जो दिवस मनाए जाते हैं थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी थीम जरूर ध्यान से देखा करिए, क्योंकि वो पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में। तो इस वर्ष की जो थीम थी वो थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, ये इस वर्ष की थीम थी।
जो 8 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अगले जो क्वेश्चन है वो आपके आर्थिकी से संबंधित है, इन पे एक नजर डाल लेते हैं। वर्ष 2020 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार जो बना है वो चीन बना है। अगला है, हाल ही में सरकार ने निजीकरण के लिए किन 4 बैंकों को सूचीबद्ध किया है। ये जो 4 बैंक है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन 4 बैंकों को सूचीबद्ध किया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2021 में साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता अभियान के लिए किस पंजाबी रैपर को नियुक्त किया है। तो इनका नाम है विरस को। भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2021 में साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता अभियान के लिए जो पंजाबी रैपर हैं इनको नियुक्त किया है, इनका नाम है विरस। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अपना स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सरकारी स्वामित्व वाला वित्तीय संस्थान कौन सा है। तो ये है केरल वित्तीय निगम KFC। ये अपना स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सरकारी स्वामित्व वाला वित्तीय संस्थान बन चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कार निर्माता कंपनी हुंडई ने किस नाम से चलने वाली कार रोबोट विकसित की है। तो ये कार रोबोट है टाइगर X1। हुंडई ने टाइगर X1 नाम से चलने वाली एक कार रोबोट जो है वो विकसित की है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कब से कब तक वित्तीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 8 से 12 फरवरी 2021 तक जो वित्तीय साक्षरता दिवस है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वैश्विक पूर्वानुमान फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने फरवरी 2021 में जारी रिपोर्ट में कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 8.8% से संशोधित कर घोषित किया है। तो घोषित किया है 10.2%, जो 8.8% से संशोधित किया गया है। नेक्स्ट देखते फरवरी 2021 में प्रदत्त 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कार ने किस बैंक को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता के पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, 29 जनवरी 2021 को प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2020-21 में 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमानित है। तो ये वृद्धि दर -7.7% है। अगला है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में 17 वर्षों के बाद पहली बार वित्त वर्ष 2021 में चालू खाता सरप्लस GDP के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ये 2% रहने का अनुमान है। अगला 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 में से 25-26 के बीच राज्यों को केंद्र की विभाजन योग्य पर प्राप्तियों में कितना प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश की है। तो ये 42% हिस्सा देने की सिफारिश की है। नेक्स्ट है, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई में कृषि क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र का विकास दर अनुमानित है तो 3.4% अनुमानित है। अगला है, समीक्षा के अनुसार विदेशी कर्ज सितंबर 2020 में बढ़कर GDP का कितना प्रतिशत हो गया है। तो ये हो गया है 21.6%। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के सुधार का उल्लेख किया गया है। तो ये जो सुधार है वो V आकार के सुधार का उल्लेख किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, समीक्षा के अनुसार देश के सकल मूल्य वर्धन GVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वर्ष 19-20 के स्थित मूल्य पर कितना रहा है। तो 17.8% का रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी से संबंधित है कि वर्ष 2018-19 में 16.4% योगदान की तुलना में GVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के योगदान में चालू वित्तीय वर्ष में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि वर्ष 2019-20 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार रहा है। तो ये रहा है 11.44 मिलियन टन। नेक्स्ट है, वर्ष 2019-20 में मत्स्य पालन क्षेत्र का कुल राष्ट्रीय GVA और कृषि GVA में कितना प्रतिशत योगदान रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक क्रमशः 1.24% से 7.28% रहा है। अगला, केंद्रीय बजट 2021-22 में कब तक ब्रॉडगेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये वर्ष 2023 तक
ब्रॉड गेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण जो है वो करने का रखा गया है। अगला है वह केंद्र शासित प्रदेश जिसके लिए बजट 2021-22 में एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की गई। तो ये जम्मू कश्मीर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर वह केंद्र शासित प्रदेश है जिसके लिए बजट 2021 और 22 में एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना है उसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट में विनिवेश द्वारा कितना रुपए एकत्र करने का लक्ष्य है। तो 1.75 लाख करोड़ रुपए एकत्र करने का लक्ष्य है। बात देखिए यहाँ पे हो रही 1 अप्रैल की, तो एक करंट अफेयर यहाँ से और बनता है कि 1 अप्रैल को किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल जो है वो उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% रहा है, जबकि 2021-22 में इसके जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो 6.8% रहने का अनुमान है। अगला महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस ने किसे 2 अप्रैल 2021 से बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने अनीश शाह को अपना बोर्ड का जो नया अध्यक्ष है वो नियुक्त किया है। नेक्स्ट प्रतिवर्ष जनवरी में दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाने वाली विश्व आर्थिक मंच, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बैठक कोविड-19 के कारण पहली बार यूरोप से बाहर कहाँ पर 2021 में आयोजित की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। देखिए जनवरी के दावोस है जो स्विट्जरलैंड में है, वहाँ आयोजित की जाने वाली विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEP की बैठक कोविड-19 के कारण जो है वो पहली बार यूरोप से बाहर जो आयोजित की गई। तो ये कहाँ आयोजित की गई, तो ये सिंगापुर में आयोजित की गई है। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब ये यूरोप से बाहर आयोजित की गई है। तो कहाँ की गई है उसका भी नाम ध्यान रखिए, सिंगापुर में की गई है। अगला भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत कब से की है। तो 1 जनवरी 2021 से की है। नेक्स्ट है हाल ही में किस बैंक द्वारा किसानों के लिए कृषि सखा ऐप लॉन्च किया गया है। तो भारतीय एक्सेस जनरल इंश्योरेंस द्वारा ये कृषि सखा जो ऐप है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही अकाउंटेंट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है FDI का। तो ये चीन है जो FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 26 जनवरी 2021 को जारी नवीनतम आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितना अनुमानित है। तो ये अनुमानित है -8%। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिका ने किन देशों के प्रति सख्त रवैया अपनाते हुए करेंसी मैनिपुलेट्स मुद्रा में हेरा फेरी जिसको बोला जाता है करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मुद्रा में हेरा फेरी के लिए भारत सहित 10 देशों को इसने निगरानी जो सूची है उसमें डाल दिया है। तो किन्होंने डाला है, तो अमेरिका ने डाला है, इंडिया को डाला है और इंडिया के साथ 10 और देशों को डाला है। क्यों डाला है, क्योंकि मुद्रा में जो हेरा फेरी होती है उसके लिए निगरानी सूची की जो लिस्ट जो सूची आती है निगरानी की उसमें डाल दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसी से संबंधित क्वेश्चन है कि सूची में शामिल भारत सहित जो अन्य देश 10 देश हैं वो आपका चीन है, ताइवान है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। तो भारत सहित जो अन्य देश हैं 10 उनकी सूची यहाँ नीचे दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है वह बैंक जिसके द्वारा भारतीय सेना के जवानों के लिए सौर सैलरी अकाउंट की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। तो ये बंधन बैंक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंधन बैंक के द्वारा जो भारतीय सेना के जवान हैं उनके लिए सौर सैलरी अकाउंट की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा कंपनी में स्वीकार FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर कर दिया है, तो 74% कर दिया है इसको। नेक्स्ट देखते हैं उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में कहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2021 और 22 तक एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जो घोषणा है वो की गई है लेह और लद्दाख में की गई है। देखिए लेह और लद्दाख अभी 2 अलग केंद्र शासित जो लेह लद्दाख है
और जो जम्मू कश्मीर है ये अब दोनों दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। पहले ये दोनों एक ही में थे। तो क्वेश्चन एक आता है आप लोगों का हेमिस नेशनल पार्क से संबंधित कि जो हेमिस नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है। तो ये जो हेमिस नेशनल पार्क है ये पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है वो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुए हैं तब से अब जो हेमिस नेशनल पार्क है वो आपका लद्दाख में पड़ता है। तो इसीलिए इसको ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है। तो आप अब बता सकते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब जो है वो लद्दाख में है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जो वीडियो है उसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग जाकर के वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।